students, how are you all? I hope you all are very good. Today, students, we are going to start the second chapter of Class 8 Science, that is about the invisible living world beyond our naked eye. Alright, today we are going to learn about an invisible living world which cannot be seen with our naked eyes. Okay, so what is the world that is known as? Let's start it and learn about it. Okay. So students, first of all, they have given an activity over here. All right. You have to take a round bottom glass flask. एक round bottom glass flask लेना है, like they have shown you in the figure. And then you have to fill it with water. After that, आप उस flask को एक cork के through seal करेंगे. And अब आपको उसे एक open book पे place करना है. And then look at the letters through the flask, like this. All right. चलो, so do you notice anything unusual? क्या आपको यहाँ पे कुछ unusual दिखाई दे रहा है? Yes, what is that? कि the letters look bigger when seen through the flask. यानी कि यहाँ पे जो letters है books पे लिखे हुए, ये हमें क्या थोड़े big appear हो रहे हैं, जो हम इसे एक flask के through देखने की कोशिश कर रहे हैं. Now, why is it so? Because यहाँ पे जो ये water filled flask है, वो as a magnifying glass work कर रहा है. Okay? चलो. देन आपको क्या करना है, अब आपको एक रियल मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है एंड उससे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करना शुरू करना है, जैसे कि आंट. नाउ कुड यू सी इट्स बॉडी पार्ट्स मोर क्लियरली? अगर आप उस आंट को एक रियल मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखते हैं तो क्या आपको वो अब और ज्यादा उसके जो बॉडी पार्ट्स है वो क्लियरली विजिबल हो रहे हैं? सो सी, फॉर अ लॉन्ग टाइम, सी स्टूडेंट्स, एक लंबे टाइम से द पीपल, लोग क्या थे, क्यूरियस थे उन टिनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी नेकेड आइज के थ्रू नहीं देख सकते. ऑलराइट, सो हाउ डिड वी फाइनली, तो हमें कैसे इस हिडन वर्ल्ड के बारे में एक ग्लिम्स मिला? डू यू नो विच साइंटिफिक ब्रेक थ्रू मेड इट पॉसिबल टू सी दीज टिनी फॉर्म्स ऑफ लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम? ठीक है, सो सी, इन 1665 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम था रॉबर्ट हुक, जिन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी नेम एज माइक्रोग्राफिया. Alright, and रॉबर्ट हुक को उनके कीन ऑब्जर्वेशन स्किल्स एंड टैलेंट के लिए जाना जाता था इन द ड्राइंग. ठीक, सो इस बुक के अंदर, माइक्रोग्राफिया बुक के अंदर, उन्होंने क्या करा, एक डिटेल इलस्ट्रेशंस को इंक्लूड किया था ऑफ द टिनी ऑब्जेक्ट्स जो हमने या लोगों ने आज तक कभी भी पहले नहीं देखे थे. ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट्स ही ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ अ टूल वी नो अबाउट एज अ माइक्रोस्कोप. एंड सभी ऑब्जेक्ट्स को उन्होंने एक टूल के थ्रू ऑब्जर्व किया था, जिसे हम आज के टाइम पे क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप बोलते हैं. ठीक है, हिज माइक्रोस्कोप, रॉबर्ट हुक का जो माइक्रोस्कोप था वो ऑब्जेक्ट्स को अबाउट 200 to 300 टाइम्स तक मैग्नीफाई कर पाता था. ठीक है, विच इज लार्जर देन व्हाट द नेकेड आई कुड सी. ओके, एंड वन डे, अनेक दिन क्या हुआ, जब वो एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व कर रहे थे तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि वो कॉर्क बहुत सारे टिनी एंड एम्प्टी चैम्बर्स से बना है. सो ये चैम्बर्स के वजह से, ये चैम्बर्स ने रॉबर्ट हुक को किसका रिमाइंड किया, दैट वाज ऑफ हनी कॉम्ब. ठीक है, एंड वहां से उन्होंने क्या, उन हर एक स्मॉल चैम्बर को क्या नाम दिया, सेल. सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि ये टर्म सेल को यूज किया गया था साइंस में. एंड साइंस में जो सेल है, इट रेफर्स टू एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक, देन अराउंड द सेम पीरियड, एंड देन सेम पीरियड में अराउंड, यानी कि ड्यूरिंग 1660s में ही एक डच साइंटिस्ट थे जिनका नेम था एंटोनी वेन ल्यूवेनहुक. उन्होंने और बेटर लेंसेज को डेवलप किया जिसके थ्रू वो और ज्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप्स को क्रिएट कर पाए. ठीक है, सो एंटोनी वेन ल्यूवेनहुक ने क्या, वो पहले ऐसे पर्सन थे जो क्लियरली माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, डिस्क्राइब कर पा रहे थे, लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल्स. और उनके डिस्कवरीज की वजह से ही उन्हें क्या, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है. चलो, नाउ व्हाट इज अ सेल? अब ये सेल क्या होता है स्टूडेंट्स? सो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, दे आर मेड अप ऑफ सेल. नाउ यू माइट बी क्यूरियस कि सेल्स एक्चुअली किस तरीके से दिखते हैं. सो लेट्स एक्सप्लोर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. See, they have given you again, let's observe a cell. तो इसे क्या करना है, आपको एक अनियन बल्ब लेना है अपने गार्डन या किचन में से, एंड उसको प्रॉपरली वॉश करेंगे विद वाटर. एंड देन अब आप उसे किस तरीके से वर्टिकली कट करेंगे इनटू सेक्शंस. ओके, एक सेक्शन में से आपको जेंटली जो थिन ट्रांसपेरेंट लेयर होती है अनियन के इनर सरफेस में से, उसे रिमूव करना है यूजिंग फॉरसेप्स, है ना. एंड जो वो आप उस लेयर को रिमूव करोगे, वो लेयर क्या कहलाती है, अनियन पील. आफ्टर दैट उस पील को एक पेटरी डिश में हमें प्लेस करना है जिसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैफरन, दैट इज व्हाट, अ रेड डाई, हम उसमें ड्रॉप करेंगे.
अबाउट 30 सेकेंड्स के लिए, जिससे सेल्स के ऊपर स्टेन आ जाएगा एंड इट विल हेल्प टू मेक देम मोर विजिबल। उसके बाद एक थिन ब्रश का यूज करके पील को हमें अनदर पेट्री डिश में ट्रांसफर करना है विद क्लीन वाटर, सो दैट जो एक्स्ट्रा स्ट्रेन है उसे हम वॉश ऑफ कर सके। एंड देन केयरफुली स्टेन पील को एक ग्लास स्लाइड पर रखना है विद द हेल्प ऑफ अ थिन ब्रश। बी श्योर कि आप उसे टीयर या फोल्ड ना करें। फिर एक कुछ फ्यू ड्रॉप्स आपको ग्लिसरीन की उस पील पर ड्रॉप करनी है, ऐड करनी है। ग्लिसरीन क्या करेगा, सेल्स को ड्राई आउट होने से प्रिवेंट करेगा एंड विजिबिलिटी को और ज्यादा इंप्रूव करेगा। एंड देन जेंटली एक कवर स्लिप को उस पील के ऊपर प्लेस किया जाएगा बाय यूजिंग अ निडल, मेकिंग श्योर कि कोई एयर बबल्स वहां पर ट्रैप नहीं होने चाहिए। आफ्टर दैट ब्लॉटिंग पेपर का यूज करेंगे कोई भी एक्स्ट्रा ग्लिसरीन है उसे रिमूव करने के लिए फ्रॉम अराउंड द एजेस ऑफ द कवर स्लिप। एंड देन अब उस प्रिपेयर्ड स्लाइड को आप एक माइक्रोस्कोप के अंदर या फोल्ड स्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे एंड देन कंपेयर व्हाट यू सी विद फिगर सी। क्या सिमिलैरिटीज आप दोनों के बीच में नोटिस कर रहे हैं, यू हैव टू कंपेयर। सो स्टूडेंट्स, अंडर द माइक्रोस्कोप के अंदर आपको इसमें स्मॉल रेक्टेंगुलर शेप्स देखने को मिलेंगी जो कि उस अनियन पील के सेल्स हैं। दे आर अरेंज्ड वेरी क्लोजली विदाउट एनी गैप्स। ऑलराइट, चलो, सो व्हाट यू विल डिस्कवर कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सभी प्लांट्स भी सेल्स के बने हुए हैं बिकॉज प्लांट्स आर आल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली। नाउ लेट्स इन्वेस्टिगेट। नाउ नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, रिंस योर माउथ थॉरोली। आपको अपने माउथ को थॉरोली क्लीन वाटर से रिंस करना है एंड एक क्लीन टूथपिक के ब्लंट एंड का यूज करके जेंटली अपने चीक के अंदर से आपको स्क्रैप करना है। फिर वो जो कलेक्टेड सैंपल आपने लिया है उसे आप एक ड्रॉप ऑफ वाटर पे प्लेस करेंगे ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड एंड इवनली यू विल स्प्रेड इट। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, यू हैव टू ऐड अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू, जो कि एक ब्लू डाई है, उसको आप सैंपल में ऐड करेंगे एंड ये स्टेन क्या करेगा, सेल्स को और ज्यादा easier to see बनाएगा अंडर अ माइक्रोस्कोप बाय इंक्रीजिंग कॉन्ट्रास्ट। देन आफ्टर अबाउट अ मिनट आपको ग्लिसरीन की ड्रॉप ऐड करनी है सो दैट उस सैंपल को ड्राई होने से प्रिवेंट किया जाए। फिर केयरफुली एक क्लीन कवर स्लिप को आप प्लेस करेंगे ओवर द सैंपल एंड ब्लॉटिंग पेपर का यूज करके अगेन यू हैव टू रिमूव एनी एक्स्ट्रा ग्लिसरीन अराउंड द एजेस। आफ्टर दैट अगेन आप उसे ऑब्जर्व करेंगे उस स्लाइड को अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड ड्रॉ व्हाट यू सी इन योर नोटबुक। ऑलराइट, सो व्हाट यू विल सी कि आपको कुछ पॉलीगन शेप के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे लाइक द वन शोन इन दिस फिगर। यू कुड सी इस तरीके से। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये चीक सेल्स है जिसकी थ्रू हमारी जो माउथ की इनर लाइनिंग है वो फॉर्म होती है। ऑलराइट, नाउ अब ये दोनों ही एक्टिविटीज में जो हमने सेल्स ऑब्जर्व किए हैं अब हम इन्हें क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं। यानी कि इस एक्टिविटी में हमें ह्यूमन चीक सेल्स मिले थे, ठीक है, प्रीवियस वाली एक्टिविटी में हमने अनियन पील सेल्स लिए थे, ठीक है। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम? सी, सो फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन व्हाट यू विल नोटिस कि सभी सेल्स के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। ऑलराइट, दैट इज अ थिन आउटर कवरिंग, एक थिन आउटर कवरिंग है, एक सेंट्रल एरिया होता है एंड एक स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये जो आउटर कवरिंग है स्टूडेंट, इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो राउंड पार्ट सेंटर में है उसे न्यूक्लियस कहा जाता है, ठीक है, जो कि आपके उस थिन मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। एंड जो स्पेस है न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के बिटवीन का वो एक जेली लाइक सब्सटेंस से प्रेजेंट है, फिल्ड है, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। तो अब ये 3 पार्ट्स दैट इज सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं सेल के। इन सम सेल्स, कुछ सेल्स में, जैसे कि आपके अगर बात करें अनियन पील सेल्स में, उसमें एक एडिशनल आउटर लेयर भी होती है विच इज कॉल्ड सेल वॉल। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाई आर दीज पार्ट्स इंपॉर्टेंट? ये पार्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों है, इनका रोल क्या है, ठीक है, क्या ये फंक्शंस नेसेसरी है लाइफ के लिए? सो यस, सी द सेल मेम्ब्रेन का काम है साइटोप्लाज्म को, जो दैट वाज अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, उस जेली लाइक सब्सटेंस को क्या करना, होल्ड करना, एंड ऑल्सो द न्यूक्लियस इन इट्स प्लेस, ठीक है। सो ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करता है, पोरस होता है, एसेंशियल मटेरियल्स को ही केवल सेल के अंदर एंटर होने के लिए अलाउ करता है एंड में वेस्ट मटेरियल्स को एग्जिट करवाता है। इफ यू टॉक अबाउट साइटोप्लाज्म का काम है बाकी सारे सेल स्ट्रक्चर्स को एंड जो सब्सटेंसेस हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल सॉल्ट्स, इन सबको होल्ड करना। जितने भी ज्यादा लाइफ प्रोसेसेस है वो विद इन द साइटोप्लाज्म ही अकर होते हैं। एंड न्यूक्लियस आपके सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। एक की रोल होता है न्यूक्लियस का इन कंट्रोलिंग द सेल्स ग्रोथ। ऑलराइट, नेक्स्ट इन प्लांट सेल्स, सी प्लांट सेल्स में जो सेल वॉल है ना, प्लांट सेल्स में देयर इज एन एक्स्ट्रा आउटर लेयर दैट इज ऑफ
अराउंड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा आउटर लेयर और होती है प्लांट सेल्स में, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। एंड सेल वॉल का काम है सेल को उसकी स्ट्रेंथ एंड फर्मनेस प्रोवाइड करना। सेल वॉल की वजह से ही प्लांट सेल्स टाइटली पैक्ड होते हैं टुगेदर एंड दे अपीयर टू हैव अ सॉलिड स्ट्रक्चर। ऑलराइट, चलो नाउ सी स्टूडेंट, द सेल्स इन डिफरेंट पार्ट्स, द प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के सेल्स में टिनी रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। इनमें से कुछ प्लास्टिड्स को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट जो प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है एंड ऑल्सो हेल्प्स टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑलराइट, देन इन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अब प्लांट के वो पार्ट्स जो ग्रीन नहीं है वहां पे प्लास्टिड्स वेरियस सब्सटेंसेस को स्टोर करते हैं। उसके अलावा प्लांट सेल्स में एक लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस भी होता है जिसे हम वैक्यूल कहेंगे। वैक्यूल का काम है सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स को स्टोर करना, वेस्ट को रिमूव करना एंड सेल की शेप को मेंटेन करना, विच प्रोवाइडेड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट। आफ्टर दैट इन एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स यूजुअली एब्सेंट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अगर प्रेजेंट भी हैं तो वो काफी स्मॉल होते हैं। ऑलराइट, ये स्मॉल वैक्यूल्स आपके उन सब्सटेंसेस को स्टोर करते हैं एनिमल सेल्स में विच आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। सो अ सेल इज मच मोर देन जस्ट अ सिंपल सैक ऑफ फ्लूइड। ओके, एक हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है सेल, जो कि काफी डिफरेंट पार्ट से बना है। हर एक पार्ट एक स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करता है जो सेल एंड पूरे ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करेगा। So we have now learned about the basic structure of a cell and also we have seen कि कैसे plant and animal cells एक दूसरे से different होते हैं in the shape and also in the structure. But students, now the question arises is that but do all animal cells look like the same or do they vary in shape and structure too? See, so now let's talk about them. The topic is variation in shape and structure of cells. So students, आपको क्या करना है, आपको you have to take a look at the muscle cell. यहाँ पे आपको given है, ये muscle cell given है यानी कि nerve cell given है. These are the two different cells in human beings only. ठीक है, तो अगर हम इसे देखें तो इन दोनों में ही हमें क्या similarity and differences देखने को मिल रहे हैं. See, in the muscle cell, ये muscle cell में you could see कि muscle cell आपका spindle shape है, whereas in nerve cell आपका long है and इसमें काफी सारी branches हैं. In the same way, some cells, कुछ cells round होते हैं, कुछ long and thin होते हैं. ऑल्सो जो नंबर ऑफ सेल्स है वो भी वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर डिफरेंट होते हैं। सो व्हाई डू सेल्स, तो ये जो डिफरेंट शेप्स है वो सेल की क्यों होती है? कुड इट बी दैट अ सेल शेप एंड स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक जॉब इट परफॉर्म्स? ऑलराइट, सो स्टूडेंट, ये जो यूनिक शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर है हर एक सेल का, वो उसे अलाउ करता है स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। बट हाउ एग्जैक्टली डू दीज सेल्स हेल्प द बॉडी टू कैरी आउट द डिफरेंट फंक्शंस? लेट्स एक्सप्लोर। सो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस एक्टिविटी में हमने ऑब्जर्व किया था कि जो हमारे इनर चीक के सेल्स थे वो थिन एंड फ्लैट होते हैं। ये शेप उन्हें हेल्प करती है एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाने के लिए ऑन द इनसाइड ऑफ द चीक। ठीक है, नर्व सेल्स जिन्हें हम सिंपली न्यूरॉन्स भी कहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं मैसेजेस को कैरी करने के लिए थ्रू आउट द बॉडी। उनकी लॉन्ग ब्रांच स्ट्रक्चर उन्हें अलाउ करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के साथ कनेक्ट करने के लिए एंड मैसेजेस को क्विकली ट्रांसमिट करने के लिए। देन प्लांट सेल्स भी वेरियस शेप्स में होते हैं, कुछ रेक्टेंगुलर, इलोंगेटेड, ओवल हैं, कुछ ट्यूब लाइक्स भी होते हैं। सर्टेन कुछ प्लांट सेल्स हैं जो लॉन्ग ट्यूब्स बनाते हैं जिसके थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट किया जा सके अक्रॉस द प्लांट। ठीक है, द डिफरेंट ऑर्गन्स, अब इस सिस्टम के जो डिफरेंट ऑर्गन्स है स्टूडेंट्स, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बने। हमारी बॉडी में देयर आर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम एंड हर एक ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल का बना होता है। फॉर एग्जांपल मसल सेल्स जो आपके फूड पाइप में होते हैं, उनका काम है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करना एक वेव लाइक मोशन में, सो दैट फूड को पुश किया जा सके डाउन इनटू द स्टमक। राइट, सो ये जो मूवमेंट है ये क्यों पॉसिबल है? बिकॉज यहाँ पे जो मसल सेल्स हैं वो थिन, फ्लेक्सिबल एंड स्पिंडल शेप्ड है। ऑलराइट, फिर स्टमक में भी डिफरेंट सेल्स डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करते हैं। स्टमक की वॉल में जो मसल सेल्स हैं उनका काम है फूड को चर्न करना एंड मिक्स करना। बाकी जो सेल्स हैं स्टमक लाइनिंग के अंदर, उनका काम है डाइजेस्टिव जूसेस एंड एसिड को प्रोड्यूस करना जो कि फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्पफुल होगा। एंड ये सभी डिफरेंट टाइप्स के सेल्स एक साथ वर्क करते हैं डाइजेशन को एफिशिएंटली कैरी आउट करने के लिए। राइट, चलो now next we have the topic that what are the levels of organization in the body of a living organism.
सी स्टूडेंट, द स्ट्रक्चर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, वो एक कॉम्प्लेक्स एंड सिस्टमैटिक वे से अरेंज होता है, ठीक है। इससे इसी दिस इज द सेल, ये सेल है जो कि एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। जस्ट लाइक अ ब्रिक इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ वॉल, है ना। चलो, अब जब सिमिलर सेल्स, यानी कि ऐसे सेल्स जो शेप में, स्ट्रक्चर में एंड फंक्शन में सेम होते हैं, तो इस तरीके से जब सारे सिमिलर सेल्स एक साथ आते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू। एंड देन डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन होके एक ऑर्गन बनाते हैं, एंड मल्टीपल ऑर्गन्स एक साथ वर्क करते हैं एज एन ऑर्गन सिस्टम, जो कि एक मेजर फंक्शन को कैरी आउट करेगा इन द बॉडी। फिर जितने भी ऑर्गन सिस्टम है वो सारे कंबाइन होके पूरा एंटायर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, चाहे फिर वो प्लांट हो और एन एनिमल। यानी कि सेल से बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड द वेरियस ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। सो इस तरीके से डिफरेंट लेवल्स आपको ऑर्गेनाइजेशन के गिवन है इन अ लिविंग बॉडी, दैट इज सेल टू टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। सो ये लेवल हमें हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड कि कैसे सिंपल स्ट्रक्चर्स लाइक सेल्स एक साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग बनाते हैं। ऑलराइट, हर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म स्टार्ट होता है सिंगल सेल से, जिसे हम कहेंगे एग। ये एग सेल के पास रिमार्केबल एबिलिटी होती है कि वो अगेन एंड अगेन बार बार डिवाइड हो सकता है टू इवेंचुअली फॉर्म एन एंटायर ऑर्गेनिज्म, जो कि मेनी सेल्स का बना होगा। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सभी एग्जांपल्स हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। नाउ व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सो अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो स्टूडेंट्स, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म केवल एक या फ्यू सेल्स के बने होते हैं, एंड ये इतने टिनी यानी कि इतने छोटे सेल्स होते हैं कि आप इन्हें विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप देख ही नहीं सकते, तो इन्हें कहा जाता है व्हाट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया एंड अमीबा, ये यूनिसेलुलर है, मींस व्हाट कि दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। देन अदर्स यानी कि सर्टेन टाइप्स ऑफ फंगाई एंड एल्गी, ये आपके मल्टी सेलुलर है, यानी कि दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। ऑलराइट, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, ऑल अराउंड अस, ठीक है। वाटर, सॉइल, एयर, इवन इनसाइड अवर बॉडीज आल्सो the microorganisms are present. But what do their cells look like? Are they similar to plant and animal cell or they are different? See, so to study the cells of microorganisms, हमें माइक्रोस्कोप चाहिए जो कि उनके साइज को मैग्नीफाई करेगा and will make them visible. ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या करा है, साइंटिस्ट ने एक सिंपल एंड अफोर्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप भी डेवलप किया जिसे हम फोल्ड स्कोप कहते हैं। ऑल्दो एक फोल्ड स्कोप इतना ज्यादा डिटेल्ड हमें प्रोवाइड नहीं करता एज हाई पावर लैब माइक्रोस्कोप, बट स्टिल वो काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा टू एक्सप्लोर द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स एक्सप्लोर दिस हिडन वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स मोर क्लोजली। सी, सो आपको क्या करना है, अपने टीचर और एल्डर की हेल्प से कुछ पॉन्ड या स्टैग्नेंट वाटर एक कंटेनर में कलेक्ट करना है। ड्रॉपर का यूज करके इस वाटर के एक ड्रॉप को माइक्रोस्कोप या फोल्ड स्कोप स्लाइड पे आप ड्रॉप करेंगे। उसे कवर स्लिप से कवर करने के बाद उसे अंडर द माइक्रोस्कोप और फोल्ड स्कोप ऑब्जर्व करेंगे एंड देन लुक क्लोजली एट द टिनी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द वाटर। ऑलराइट, सेकेंड एक्टिविटी आपको क्या करना है, आपको एक बीकर लेना है एंड उसमें कुछ मॉइस्ट सॉइल नियर बाय गार्डन और फील्ड से कलेक्ट करेंगे। स्पून या यू कुड यूज अ स्पून और वेयर ग्लव्स ऑल्सो, ठीक है। डू नॉट टच, आपको सॉइल को अपने हैंड से टच नहीं करना है। आफ्टर दैट आप कुछ वाटर ऐड करेंगे बीकर में, मिक्सचर को अच्छे से ग्लास रॉड का यूज करते हुए स्टिर करना है। देन वाटर आपको मडी दिखेगा जिसमें टिनी सॉइल पार्टिकल्स भी होंगे। इस मिक्सचर को कहा जाएगा सॉइल सस्पेंशन एंड इसको आपको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देना है सो दैट जितने भी हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल हो जाए। आफ्टर दैट एक ड्रॉपर का यूज करेंगे। इस वाटर की ड्रॉप को कहाँ से, सस्पेंशन जो बना है इसके टॉप लेयर में से आपको एक ड्रॉप लेनी है एंड माइक्रोस्कोप स्लाइड पे प्लेस करना है। देन केयरफुली उस कवर स्लिप को प्लेस करेंगे ओवर द ड्रॉप एंड उसको अगेन अंडर अ माइक्रोस्कोप आप ऑब्जर्व करेंगे। सो यू माइट सी द टिनी मूविंग ऑर्गेनिज्म। अब आपको इसमें क्या देखेंगे, इसमें आपको छोटे छोटे टिनी मूविंग ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे जो कि बिल्कुल सिमिलर होंगे उन ऑर्गेनिज्म से जो आपने प्रीवियस एक्टिविटी में ऑब्जर्व किए। सो व्हाट डज इट शो, इट शोज कि इवन सॉइल के अंदर भी वैरायटी ऑफ टिनी लिविंग बीइंग्स होते हैं जो कि नेकेड आइज को विजिबल नहीं है।
एंड इन्हीं टिनी इनविजिबल लिविंग बींग्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सिंपली माइक्रोब्स कहते हैं, जहां पे माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल एंड ऑर्गेनिजम्स मीन्स लिविंग बींग्स। नेक्स्ट एक्टिविटी, यहाँ पे एक ग्रुप है ग्रेडेड स्टूडेंट का जो कि एक प्रीवियस एक्टिविटी को कैरी आउट करेंगे, ठीक है, प्रीवियस 2 एक्टिविटीज को कैरी आउट करा एंड उसके अलावा उन्होंने कुछ मोर इन्फॉर्मेशन गैदर करी फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड द इंटरनेट। दे नोटिस कि उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी पॉन्ड वाटर की टेबल 2.1 एंड उनकी फाइंडिंग्स जो थी फ्रॉम द सॉइल सस्पेंशन इन टेबल 2.2 उन्होंने उसको नोट डाउन किया। तो उन्होंने क्या देखा, दे वर एबल टू आइडेंटिफाई कि डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगाई एंड बैक्टीरिया। ऑलराइट, चलो, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्गेनिजम्स जो हमने पॉन्ड वाटर में ऑब्जर्व किए थे। नंबर 1, अमीबा विच इज अ काइंड ऑफ प्रोटोजोआ। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया होगा कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो मूव करता है एंड इसकी एक अनइवन या चेंजिंग शेप है, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। सेकेंडली पैरामीशियम जो कि प्रोटोजोआ है, ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, वे भी प्लेस टू प्लेस मूव करता है अपने स्पेशल स्ट्रक्चर्स का यूज करके। थर्ड, एल्गी, एल्गी भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो ग्रीनिश कलर का अपीयर होगा ग्रीन पिगमेंट की प्रेजेंट की वजह से एंड इट कुड मूव विद द स्पेशल पार्ट्स। नाउ द ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल सस्पेंशन में फाउंड किए गए थे, नंबर 1, ब्रेड मोल्ड विच इज अ फंगाई, इसमें ब्रांच फिलामेंट्स होंगी, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। देन मोल्ड विच इज अ फंगाई अगेन, ठीक है, इसमें ब्रांच फिलामेंट्स होते हैं विदाउट क्लोरोफिल एंड एक ब्रश जैसा स्ट्रक्चर इसका होता है, शेप। एल्गी, एल्गी राउंड इन शेप है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है जो उसे ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा। बैक्टीरिया आपका राउंड भी हो सकता है, कॉमा शेप, स्पाइरल या रॉड लाइक शेप भी हो सकती है बैक्टीरियाज की। एक लॉन्ग टेल लाइक पार्ट इसमें प्रेजेंट होता है एंड काफी सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी अराउंड द सेल प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, so do you notice any of these microorganisms something different during your observation? Make a note of your findings in your notebook and share in the class. Okay, see, so students, अभी हमने क्या देखा इस टेबल में कि different types of microorganisms को identify किया गया। ये टिनी ऑर्गेनिजम्स आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑल अराउंड यू, ओके, लेकिन आप इन्हें केवल माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं जो इन्हें 100 to 400 टाइम्स तक एनलार्ज कर देता है एज कंपेयर टू द एक्चुअल साइज। ऑलराइट, इवन दो माइक्रोऑर्गेनिजम्स काफी स्मॉल है लेकिन इनका एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल हमारी लाइफ में होता है, ठीक है। नाउ हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स, अब हम माइक्रोब्स से कैसे कनेक्टेड है स्टूडेंट्स, ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। See, have you seen a lemon, tomato, orange or any other food which spoil after being left out for a while? इस तरीके से आप देख सकते हैं, है ना, लेमन, टोमेटो, ऑरेंज या कोई भी फूड आइटम जो बहुत टाइम से अगर बाहर रखा है तो वो स्पॉइल होने के बाद कैसा दिखता है। इफ सो तो आपने नोटिस किया होगा कि पाउडरी या कॉटन जैसी लेयर उसके बाहर बन जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है फूड को इन्फेक्ट कर देते हैं, ठीक है। बट ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ से आते हैं स्टूडेंट्स? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सब जगह प्रेजेंट है, वाटर, सॉइल, इवन ऑन सम फूड आइटम्स ऑल्सो। आप माइक्रोस्कोप या फोल्डस्कोप का यूज कर सकते हैं इन्हें ऑब्जर्व करने के लिए ऑन द सर्फेसिस ऑफ लीव्स, स्टेम, रूट्स या अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जस्ट लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स की तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी काफी डाइवर्स होते हैं। कुछ आपके एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं लाइक हॉट स्प्रिंग्स और आइसी रीजन्स, कुछ मॉडरेट क्लाइमेट्स में सर्वाइव कर पाते हैं। इनफैक्ट मेनी ऑफ देम जो है हमारी बॉडीज के अंदर भी रहते हैं, स्पेशली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ऑलराइट, इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट द हेल्पफुल बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं एंड दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑल्सो। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर सभी में डिफरेंट होते हैं। दे मे बी राउंड, रॉड शेप और इरेगुलर इन फॉर्म। ओके, नाउ की प्लेयर्स इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अब इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल है हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। यू हैव टू टेक एन एम्प्टी कंटेनर एंड उसको गार्डन सॉइल से हाफ वे फिल किया जाएगा। फिर उसके बाद उसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स को आप ऐड करेंगे एंड देन उसको एक अनदर लेयर ऑफ सॉइल से कवर करके कंटेनर को यू हैव टू सेट इट असाइड। फिर आफ्टर 2 to 3 वीक्स आप चेक करेंगे फॉर एनी चेंजेस इन द कंटेनर। सो क्या आपको डिफरेंस दिखने को मिल रहा है इन द कंटेंट्स कि जो फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स हैं वो एक डार्क कलर्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो चुके हैं जिसे हम मेन्योर कहेंगे। इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड आल्सो इट इंप्रूव्स द सॉइल फर्टिलिटी।
लेकिन ये पील किस तरीके से मेन्योर में चेंज हुआ। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस एक्टिविटी आपने देखा था कि सॉइल के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें से कुछ हैं जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंगाई, जो इस प्लांट वेस्ट को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं एंड धीरे धीरे वो एक न्यूट्रिएंट रिच मेन्योर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा गार्डनर्स जो स्कूल में या आपके नियर बाय फील्ड्स में होते हैं, वो ड्राई लीव्स एंड प्लांट वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और उन्हें पिट्स में प्लेस कर देते हैं। नाउ यू नो व्हाई डू दे डू दिस, इट्स टू प्रिपेयर नेचुरल मेन्योर। ओके, सो अगर आप अपने सराउंडिंग्स को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, यू मे नोटिस कि जो डिकेइंग प्लांट्स हैं या फॉलन लीव्स है, वो एक कंटेनर में केप्ट या स्कैटर कर दी जाती है गार्डन में, और कुछ टाइम बाद वो डिसअपियर हो जाती है। वाई? बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको ब्रेक करते हैं इनटू सिंपलर न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंसेस, एंड देन इसके बाद ये न्यूट्रिएंट्स वापस से सॉइल में रिटर्न कर दिए जाते हैं, जिससे प्लांट बहुत और भी ज्यादा इफेक्टिवली ग्रो कर पाता है। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक रोल प्ले करते हैं इन ब्रेकिंग डाउन द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स, एंड इन दिस वे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेस्ट रिसाइकल करके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को रिटर्न करते हैं बैक टू द नेचर। एंड ये जो प्रोसेस है मेन्योर फॉर्मेशन का, इट वर्क्स बेस्ट जब टेम्परेचर बिल्कुल एक्यूरेट होता है एंड देयर इज एनफ मॉइस्चर प्रेजेंट। Isn't that fascinating? So by now you must have realized कि बैक्टीरिया एंड सर्टेन फंगा ये कुछ टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका एक इम्पॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में होता है। एंड इंटरेस्टिंगली ये यूजफुल माइक्रोब्स इवन एनिमल वेस्ट को भी ब्रेक डाउन करते हैं लाइक डंग। सो इस एक्टिविटी से हमने क्या समझा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स केवल प्लांट ग्रोथ को ही नहीं बल्कि एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्पफुल होते हैं बाय डिकम्पोजिंग वेस्ट मटीरियल्स। ऑलराइट, चलो सी स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज अ सोर्स ऑफ बायोगैस। तो स्टूडेंट्स, काफी सारे बैक्टीरिया एंड फंगाई हैं जो कि ऐसे एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं जो कि ऑक्सीजन डेफिशिएंट है। इनमें से कुछ बैक्टीरिया आपके प्लांट एंड एनिमल वेस्ट को ब्रेक करते हैं, विच इज फाउंड इन द एनवायरनमेंट और इन हाउस होल्ड वेस्ट वाटर। एंड इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस के दौरान वो एक मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूडेड होती है एंड एक लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन गैस इज ऑल्सो प्रेजेंट। मीथेन गैस एक यूजफुल फ्यूल है जिसे कॉमनली कुकिंग, हीटिंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इवन पावरिंग व्हीकल्स के लिए यूज किया जाता है। ऑलराइट, चलो नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड फूड। So students, let's try to understand this by doing a simple kitchen activity. You have to take two separate bowl and उनको लेबल करेंगे A and B। फिर दोनों ही bowls में 200 ग्राम ऑफ फ्लावर आपको ऐड करना है along with a pinch of sugar। After that, bowl A में आपको कुछ small amount of yeast powder ऐड करके उसे मिक्स करना है thoroughly with the flour। yeast powder हम bowl B में ऐड नहीं करेंगे, so आप जिससे कि डिफरेंस को आगे कंपेयर कर सकें। वार्म वाटर का यूज करेंगे दोनों ही बोल्स में फ्लावर को नीड करने के लिए और एक सॉफ्ट डो बनाने के लिए। एंड देन डो को कवर कर दिया जाएगा डैम्प क्लॉथ से, एक वार्म स्पॉट में रख देंगे। एंड आफ्टर 4 to 5 आवर्स आपको दोनों बोल्स को चेक करना है इफ देयर एनी चेंजेस हैव अकर्ड। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, सी डिड यू नोटिस एनी चेंज इन द डो साइज, टेक्सचर और स्मेल। ठीक है, इफ नथिंग हैज चेंज येट, अगर अभी भी कोई चेंज नहीं आया तो आपसे थोड़ी देर और से स्टे रहने देंगे। एंड आफ्टर सम टाइम आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो बोल ए के अंदर डो था जहाँ पे ईस्ट को ऐड किया गया था वो फूल चुका है, बहुत हल्का यानी कि लाइट फील हो रहा है। एंड बोल बी के अंदर जो डो है उसके कंपैरेटिवली बोल ए के अंदर के डो की स्मेल भी डिफरेंट है विदाउट ईस्ट। विदाउट ईस्ट वाला जो डो था वो बोल बी में था, उसकी स्मेल के कंपैरेटिवली बोल ए वाला जो डो है इट हैज राइजन, इट इज फीलिंग लाइटर एंड ऑल्सो इट स्मेल्स डिफरेंट। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स? व्हाई डज ईस्ट एक्चुअली डू, व्हाट डज ईस्ट एक्चुअली डू? इसमें ईस्ट ने क्या किया, कहा व्हाई वाज शुगर एंड वार्म वाटर को हमने क्यों ऐड किया था? सो सी स्टूडेंट, ईस्ट क्या है? ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फंगाई ग्रुप को बिलोंग करता है एंड ये वार्म सराउंडिंग में सबसे बेस्ट ग्रो करता है। तो यू मस्ट रिमेंबर फ्रॉम द लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल चैप्टर इन ग्रेड 7 कि जो ईस्ट है ना, बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरफ रेस्पायर करता है। मीन्स व्हाट, कि ये फूड को ब्रेक करता है एनर्जी रिलीज करने के लिए फॉर ग्रोथ एंड अदर लाइफ एक्टिविटीज। एंड ऐसा करने में वो एक गैस रिलीज करता है विच इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यही गैस है जो स्मॉल बबल्स क्रिएट करेगी जिससे डो एक्सपेंड हो जाएगा एंड फ्लफी हो जाएगा।
एंड उसके साथ एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल भी इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है, जिससे डो को उसकी डिस्टिंक्ट स्मेल मिलती है। तो ये जो यूनिक एबिलिटी है ईस्ट की, इसे ही यूज किया जाता है इन मेकिंग ब्रेड, केक एंड अदर फूड आइटम्स। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम ईस्ट के अलावा कुछ बैक्टीरियाज हैं लाइक लैक्टोबैसिलस, ये भी हेल्पफुल है, जो कि आपके जो बैटर आप यूज करते हैं फॉर मेकिंग इडली एंड डोसा, है ना, उस बैटर को फर्मेंट करने में लैक्टोबैसिलस हेल्पफुल होता है। ऑल्सो भटूरास के लिए जो डो बनाया जाता है उसके फर्मेंटेशन में भी दिस इज हेल्पफुल। ऑलराइट, चलो, now next you have another activity, you have to take 2 small glass bowls and label करना है as A and B। फिर इसमें कुछ warm milk pour किया जाएगा बोल A में and बोल B में cold milk। आफ्टर दैट एक स्पून फुल ऑफ कर्ड आपको दोनों ही बोल में ऐड करना है, प्रॉपरली स्टर करना है विद द स्पून। दोनों बोल्स को कवर करने के बाद बोल ए को वार्म स्पॉट में रखेंगे, बोल बी को कूलर यानी कि ठंडी जगह पे रखेंगे, लाइक इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर, एंड यू हैव टू लीव देम फॉर अ फ्यू आवर्स और ओवरनाइट। ठीक, देन ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस इन बोथ द बोल्स एंड नोट डाउन योर गेसेस एंड रिजल्ट। सो व्हाट यू विल नोटिस कि जो बोल ए है जहाँ पे मिल्क आपका कर्ड में टर्न हो चुका है फ्यू आवर्स के बाद, एंड एक स्लाइटली सार टेस्ट यानी खट्टा टेस्ट उसमें डेवलप हो चुका है। वेराज बोल बी के अंदर जो मिल्क था वो अभी कर्ड में सेट नहीं हुआ है, ऑल्दो वो भी आपका थोड़ा लिटिल यानी कि खट्टा फील हो रहा है, लेकिन अभी कर्ड में डेवलप नहीं हुआ। नाउ व्हाई डज दिस हैपन? सो डज कर्ड के अंदर डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, जिनमें से एक है लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरियम जो है नेचुरल शुगर जो कि मिल्क में प्रेजेंट होती है, जिसे हम लैक्टोज बोलते हैं, उस नेचुरल शुगर के ऊपर ये बैक्टीरिया फीड करता है, मल्टीप्लाई करता है एंड उस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है थ्रू अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। एंड अनलाइक ईस्ट जो कि अल्कोहल प्रोड्यूस करता था ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, ये बैक्टीरिया जो है ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि कर्ड को सार टेस्ट प्रोवाइड करेगा। एंड क्योंकि ये बैक्टीरिया वार्म एनवायरनमेंट में थ्राइव करते हैं, इसलिए कर्ड जो है वो बोल ए में फॉर्म हुआ, बोल बी में नहीं हो पाया। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप सेवरल टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग प्रोटोजोआ, फंगाई, बैक्टीरिया एंड सर्टेन एल्की। फॉर एग्जांपल कुछ बैक्टीरिया है लाइक राइजोबियम, ये स्वोलन स्ट्रक्चर्स जिसे आप कहते हैं नोड्यूल्स, उनमें फाउंड किए जाते हैं ऑन द रूट्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स सच एज पीज, बीन्स एंड लेंटिल्स। इन बैक्टीरिया का काम है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करना एयर में से और उसे एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना कि प्लांट्स उसे अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर सके। एज अ रिजल्ट प्लांट्स आपके ज्यादा बेटर ग्रो करते हैं विदाउट नीडिंग अ केमिकल फर्टिलाइजर, एंड दैट इज वाई फार्मर्स ऑफनली लेग्यूमिनस क्रॉप्स को ग्रो करते हैं इन रोटेशन विद अदर प्लांट्स, सो दैट सॉइल को नेचुरली एनरिच किया जा सके नाइट्रोजन से एंड फर्टाइल रखा जा सके फॉर द नेक्स्ट क्रॉप साइकिल। नेक्स्ट इज अमेजिंग माइक्रोएल्गी टिनी हेल्पर्स इन वाटर। See, microalgae आपके टिनी प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं which are found in water, soil, air and even on the surfaces of trees. ये सनलाइट का यूज करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए थ्रू फोटोसिंथेसिस, और इसके दौरान वो ऑक्सीजन गैस को भी रिलीज करते हैं। इनफैक्ट माइक्रोएल्गी आपके रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर प्रोड्यूसिंग मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ्स ऑक्सीजन। ये आपके पैक्ड होते हैं विद न्यूट्रिएंट्स एज एन एंड ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड की तरह सर्व करते हैं फॉर मेनी एक्वेटिक प्लांट्स। देन कुछ टाइप्स के माइक्रो एल्गी हैं लाइक स्पिरुलिना, क्लोरेला एंड डायटम्स, ये आपके बेनिफिशियल हैं ह्यूमंस के लिए भी, एंड हेल्थ सप्लीमेंट्स में यूज किया जाता है इन्हें, हेल्थ सप्लीमेंट्स से मेडिसिन बनाने के लिए। माइक्रो एल्गी का रोल होता है वाटर को प्योरीफाई करने में भी, एंड इवन इसे आप बायोफ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हो। However, pollution, climate change and the destruction of their natural habitats, इनकी वजह से microalgae they are put at risk, and in tiny organisms को protect करना is essential so that हम अपने environment को preserve कर सके, and also earth पे जो oxygen का balance है it could also be maintained. Alright, चलो. Now the last topic we have is that why is cell considered to be a basic unit of life? So students, सभी living organisms small units के बने हैं which are called cell. हर एक सेल में different parts होते हैं जो organisms को allow करेंगे to carry out the various functions. अब प्लांट एंड एनिमल दोनों की बॉडी किससे बनी है? Many such cells, ऐसे बहुत सारे सेल्स की बनी है, इसीलिए इन्हें मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। सभी ऑर्गेनिजम्स में सेल एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेंगे एंड ऑल्सो दे विल वर्क टुगेदर सो दैट सर्वाइवल के चांसेस को इम्प्रूव किया जा सके।
देन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, इनमें जस्ट वन सेल प्रेजेंट होता है जिन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा। एंड ये सिंगल सेल ही इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सारे एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस को ही कैरी आउट करते हैं। देन अदर माइक्रोब जैसे कि एल्गी एंड फंगाई, ये आपके यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंट ईस्ट आपका सिंगल सेल्ड फंगस है, whereas mold consists of many cells. Now just like plant and animal cells, microorganisms के सेल में भी एक सराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन होता है, जैसे कि फंगाई के जो सेल्स है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है लेकिन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरिया सेल्स ये आपके डिफरेंट होते हैं फ्रॉम अदर सेल्स बिकॉज इनमें क्लियर न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। इंस्टेड उसकी जगह उनका एक रीजन वो होल्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। एंड ये फीचर उन्हें क्या बनाता है, जो ईस्ट सेल्स है उनसे डिफरेंट बनाता है। ठीक है, ईस्ट, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल सेल से डिफरेंट बनाता है। सो नाउ हियर वी हैव एक्सप्लोरेड ओनली द बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेल। ठीक है, बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स भी एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट यू विल लर्न अबाउट इन योर हायर क्लासेस। ठीक है, सो टू ऑब्जर्व द फाइनल पार्ट्स ऑफ अ सेल हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत है। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेल को अप टू 10 लाख टाइम्स तक मैग्नीफाई करता है, जिससे आप उसके और डिटेल स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व कर सकें। सो फार व्हाट यू हैव सीन कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग माइक्रोब्स ये किसके बने होते हैं, वन और मोर सेल्स के बने होते हैं। ये सेल्स साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स में भी डिफरेंसेस होते हैं जो कि उनकी फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। Alright, so in this chapter we have studied the helpful roles of microorganisms, लेकिन स्टूडेंट्स सभी माइक्रोब्स बेनिफिशियल नहीं होते हैं, कुछ डिजीजेस भी कॉज करते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स के अंदर। So in the next chapter we will learn more about these harmful microbes only. Alright? Chalo, so the chapter is completed and I hope that you must have understood it carefully. Let's meet in the next chapter with a new and exciting topic of science. Till then, keep learning, keep going well, and thanks to everyone.